नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में और यूकेपीएससी लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस की हमारी जो सीरीज़ है, आज से हम प्रैक्टिस एमसीक्यू सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। आज का ये पार्ट 1 रहेगा और नेक्स्ट जब तक आपका एग्ज़ाम होता है, इस तरह के और भी पार्ट्स आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जो कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। आइए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन रिलेटेड है हीगल से। तो हीगल के पूर्ण विकसित राज्य की अवधारणा के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और इनमें से हमें सही कथन चुनने होंगे। पहला कथन है कि व्यक्ति परिवार में आत्माभिव्यक्ति और पूर्णता प्राप्त करता है। तो ये हीगल का कथन है कि व्यक्ति परिवार में आत्माभिव्यक्ति और पूर्णता प्रदान प्राप्त करता है। नागरिक समाज स्वनिश्चय का दायरा और स्वहित की साधना है। और तीसरा कथन है राज्य जनता की नीतिपरक इच्छा को मूर्त रूप देता है। तो जनता की नीतिपरक इच्छा को मूर्त रूप देता है। राज्य स्वयं में निरपेक्ष है, निश्चित साध्य है, ये भी कहा है हीगल ने। तो राज्य का बड़ा महत्व बताया है कि आत्म चेतना का जो विकास होता है वो भी राज्य के अंदर रहकर होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। सही कथन हमने चुनना है। तीनों स्टेटमेंट हीगल से ही रिलेटेड है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा प्रतिपादित प्रतिनिध्यात्मक सरकार की विशेषता नहीं है। अब ध्यान देना है कि कौन सी विशेषता जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की नहीं बताई है जीएस मिल ने। पहला स्टेटमेंट है कि यह संसदात्मक सरकार होगी जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी। ये बिल्कुल कहा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित होगी। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विरोध करते हैं जेएस मिल। इन्होंने बहुल मतदान का समर्थन किया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विरोध करते हैं, क्योंकि बहुल मताधिकार के अंतर्गत जेएस मिल कहते हैं कि एक से अधिक वोट भी दिए जा सकते हैं, जो कि अधिक शिक्षित होंगे या उच्च स्तर पर जो व्यक्ति होगा उसके वोट की काउंटिंग जो है एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो बहुल मताधिकार के समर्थक हैं, वयस्क मताधिकार के समर्थक जेएस मिल नहीं है। यह सामान्य नागरिक को सहभागिता के लिए उत्साहित करती है, ये भी सही है। और यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है, ये भी सही है। तो बी वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा नहीं लिखी गई है। मिल की पुस्तकें ईयर्स भी मैंने लिख दिए हैं ताकि आप ध्यान रख सको। कई बार ईयर्स भी पूछे जाते हैं या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिए जाती हैं रचनाएं। तो पहली है यूटिलिटेरियनिज्म, ये आपकी 1861 की बुक है। कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में लिखी गई। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये भी आपकी जेएस मिल की बुक है 1869 में। और द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स जो है ये जेएस मिल की बुक नहीं है, ये ध्यान रखना है। द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स जो है ये भी फेमस बुक है, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर की बुक है। हर्बर्ट स्पेंसर, तो ध्यान देना है कि ये जो बुक है ये हर्बर्ट स्पेंसर की है। और इसका जो ईयर है ये भी गलत लिखा गया है। ये बुक जो है ये 1884 की बुक है, ना कि 1897 की। तो ये भी ध्यान देना है। बाकी सारी बुक्स जो हैं ये जेएस मिल की हैं। ईयर्स भी कोशिश कीजिए कि ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन शब्द आधारित चिंतन के रूप में किया है। तो शब्द आधारित चिंतन के रूप में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ एग्जाम्स में, इसलिए ऐड किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है दांते जर्मिनो, राजीव भार्गव, जुर्गेन हैबरमास और आपका वीकू पारेख। सही आंसर इसका है ये राजीव भार्गव ने शब्द आधारित चिंतन के रूप में राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन किया है। तो राजीव भार्गव हमारा इस क्वेश्चन के सही आंसर हैं। निम्नांकित में से डेविड स्टन किसे इतिहासवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं मानते हैं। तो इतिहासवाद के कारण जो है राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हुआ है, ये मानते हैं डेविड स्टन। डेविड स्टन स्वयं व्यवहारवादी हैं और व्यवहारवाद के जनक भी माने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ ऑप्शन है विलियम डनिंग, चार्ल्स एच मेलविन और आपका लियो स्ट्रॉस और जॉर्ज सेबाइन। तो अगर यहाँ पर देखें जॉर्ज सेबाइन इतिहासवाद के
दार्शनिक के रूप में है। अभी हमें ये देखना है कि इनमें से किसको उन्होंने ये कहा है कि ये पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है इनमें से। तो इसमें से जो है विलियम डनिंग को भी कहा है, चार्ल्स एच मेलविन भी को भी कहा है, जॉर्ज सेबाइन को भी कहा है। लियो स्ट्रॉस को ये इतिहासवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांत के पतन का जिम्मेदार नहीं मानते हैं। लियो स्ट्रॉस हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारवाद की किस बौद्धिक आधारशिला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होने चाहिए? ऑप्शन है नियमितताएं, शुद्ध विज्ञान, व्यवस्थाकरण और एकीकरण। तो व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिलाएं बताई हैं किसने? डेविड ईस्टन ने बताई हैं। ये भी आपको ध्यान रखनी है। किसने बताई हैं? ईस्टन ने बताई हैं 8 बौद्धिक आधारशिलाएं। 8 में से 4 ये हैं। इसमें आपका नियमितताएं आ गया, शुद्ध विज्ञान आ गया, व्यवस्थाकरण आ गया, एकीकरण आ गया। इसके अलावा जो है मूल्य आ गया, पांचवा हो गया। छठा जो है वो तकनीकी आ गई, तकनीकी भी बताई गई है। और इसके अलावा अगर देखें तो शुद्ध विज्ञान इसमें आ गया है, व्यवस्थापन आ गया है। इसके अलावा सत्यापन भी इसका पार्ट है। तो ये 8 बौद्धिक जो आधारशिलाएं हैं ये आपको ध्यान भी रखनी है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी बौद्धिक आधारशिला नहीं है। और सत्यापन के साथ एक और जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है समायोजन। तो समायोजन भी 8वीं बौद्धिक आधारशिला है। तो इस तरह से 8 बौद्धिक आधारशिलाएं बताई हैं डेविड ईस्टन ने। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस बौद्धिक आधारशिला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए? कौन सी बौद्धिक आधारशिला है जिसके अनुसार शोध पर आधारित होनी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है व्यवस्थाकरण या व्यवस्थापन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। या 8 की 8 बौद्धिक आधारशिलाएं आपको ध्यान जरूर रखनी है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन के जो आरोप हैं उनका प्रत्युत्तर देने से संबंधित कौन सा थिंकर इनमें से नहीं है? ऑप्शन है एरिक वोल्गेन, माइकल ऑक्सफोर्ड, लियो स्ट्रॉस और पीटर लासलेट। तो सही आंसर जो इसका है, पीटर लासलेट को इसमें शामिल नहीं किया गया है। पीटर लासलेट जो व्यवहारवाद द्वारा जो लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन के आरोप हैं उसका प्रत्युत्तर देने से संबंधित जो थिंकर है उनमें लियो स्ट्रॉस है। इन्होंने आंसर किया है कि यह आरोप गलत है। माइकल ऑक्सफोर्ड ने भी किया है, एरिक वोल्गेन ने भी किया है, लेकिन पीटर लासलेट इससे संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है इसके रूप में समूह सिद्धांत मानता है कि समूह सिद्धांत इनमें से क्या मानता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। समूह प्राय स्वायत्त और विनिश्चय निर्माण के स्वतंत्र केंद्र होते हैं। समूह अंतर्निर्भर होते हैं और एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करते हैं। समूहों को वर्चस्ववादी आश्रित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। समूहों को वर्चस्ववादी आश्रित श्रेणियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं कहा गया है। और समूह प्राय स्वायत्त और सुनिश्चय निर्माण स्वतंत्र केंद्र होते हैं। ये शक्ति की अवधारणा में समूह सिद्धांत की ये धारणाएं हैं। समूह अंतर्निर्भर होते हैं, ये भी कहा गया है, और एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करते हैं। तो केवल ए और बी कथन हमारे सही हो जाएंगे, यानी 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक विकास के जिस लक्षण को लुसियन पाई समता कहता है उसे आमंड द्वारा कहा जाता है। तो पहले बात, लुसियन पाई ने वर्गीकरण जो किया है राजनीतिक विकास के 3 महत्वपूर्ण लक्षण इन्होंने बताया था। पहला कहा था समता, दूसरा कहा था समता, और पहला समता हो गया, दूसरा समता, क्षमता और विभिन्नीकरण। तो 3 विभिन्नीकरण या विभेदीकरण, तो 3 इन्होंने लक्षण बताए थे राजनीतिक सिद्धांत के। और जिसे इन्होंने समता कहा है उसे आमंड द्वारा क्या कहा गया है? सांस्कृतिक लौकिकीकरण। सांस्कृतिक है ये, सांस्कृतिक लौकिकीकरण कहा है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आमंड द्वारा समता को सांस्कृतिक लौकिकीकरण कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो समता, क्षमता और विभेदीकरण जो है लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के 3 लक्षण बताए हैं। अगला क्वेश्चन भी राजनीतिक विकास से संबंधित है, और ये कहा गया है कि पाकिस्तान में कौन से विद्वान ने राजनीतिक विकास का अध्ययन किया है? ऑप्शन आपके सामने है, डेविड एप्टर, एल बिंडर, आपके कोलमैन और रिगिन। सही आंसर है एल बिंडर ने पाकिस्तान में राजनीतिक विकास का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने
किस विद्वान के द्वारा समता व क्षमता में संतुलन के लिए राजनीतिक व्यवस्था में वामपंथी व दक्षिणपंथी शक्तियों की विद्यमानता को आवश्यक माना गया है? ऑप्शन देख सकते हैं, आर्गेन्स्की हैं, एफ.डब्ल्यू. रिक्स हैं, सैमुअल हंटिंगटन है, जाग्वार राइब हैं। तो सही आंसर इसका है एफ.डब्ल्यू. रिक्स। रिक्स के द्वारा वामपंथी व दक्षिणपंथी शक्तियों की विद्यमानता का सिद्धांत दिया गया है और इन्होंने इन जो दक्षिणपंथी और वामपंथी शक्तियां हैं इनकी विद्यमानता को आवश्यक माना था एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने। तो ये ध्यान रखना है। और जो पाई के द्वारा, लुशियन पाई के द्वारा समता कहा गया था, ये अभी हमने पढ़ा था कि समता को जो है सांस्कृतिक आपका लौकिकीकरण की संज्ञा दी है आमंड और बर्बा के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है। एफ.डब्ल्यू. रिक्स का जो है वामपंथी व दक्षिणपंथी शक्तियों में विद्यमानता को आवश्यक माना है इन्होंने किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में जहाँ पर समता व क्षमता के संतुलन के लिए इन्होंने ये बात कही है। तो आंसर आपका हो जाएगा एफ.डब्ल्यू. रिक्स। एस.ई. फाइनर, ये सैमुअल फाइनर हैं, ये हरमन फाइनर नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। सैमुअल फाइनर द्वारा वर्णित राजनीतिक संस्कृतियों के वर्गीकरण में निम्नांकित में से क्या सम्मिलित नहीं है? अब यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा जो है इसमें शामिल नहीं है? तो अगर यहाँ से देखें, परिपक्व राजनीतिक संस्कृति बोलते हैं, विकसित राजनीतिक संस्कृति, निम्न राजनीतिक संस्कृति, मध्यवर्ती राजनीतिक संस्कृति जो है इन्होंने नहीं बोला है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके अलावा निम्न के साथ एक और जो चौथा बताते हैं, ये बताते हैं निम्नतर। तो निम्नतर राजनीतिक संस्कृति की बात भी की है सैमुअल फाइनर ने। तो निम्न तक राजनीतिक संस्कृति यानी ये हो गया परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति, निम्न और निम्नतर राजनीतिक संस्कृति। तो इस तरह से 4 राजनीतिक संस्कृतियों की बात की है सैमुअल फाइनर ने। मध्य वर्गीय की बात वो नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक, बार मिस टाइप हो गया, राजनीतिक है ये, राजनीतिक समाजीकरण के संदर्भ में किसने प्रभावों के बहुआयामी प्रवाह की चर्चा की है? प्रभावों के बहुआयामी प्रवाह की चर्चा कौन करते हैं? ऑप्शन आपके सामने, आमंड बर्बा, रस एनोटोल्फ, पीटर मर्कल और एरिक्सन। सही आंसर इसका ये आमंड और बर्बा ने प्रभावों के बहुआयामी प्रवाह की चर्चा की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पे बताना है कि कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। अब देखिए, ये जो पार्टी है, कैडर पार्टी, जनपुंज पार्टी, जो आपका डोवर्जर का राजनीतिक दलों का वर्गीकरण है उससे निकाला गया है क्वेश्चन। तो कैडर पार्टी जो है जर्मनी की में नाजी पार्टी, जनपुंज पार्टी इंग्लैंड में लेबर पार्टी, संवैधानिक पार्टी सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, क्योंकि सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो वन पार्टी रूल वहाँ पर होता था, कम्युनिस्ट पार्टी एक तरह से जो कि समाजवादी पार्टी मानी जाती है, वो संवैधानिक पार्टी नहीं है। इसके अलावा प्रतिनिधित्वात्मक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को माना जाता है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा जो है सही सुमेलित नहीं है। संवैधानिक पार्टी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का उदाहरण नहीं है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो संवैधानिक पार्टी का उदाहरण नहीं है। प्रतिनिधित्वात्मक पार्टी जो है वो जैसे जो बड़े राज्य हैं उनमें अक्सर देखने को मिलती हैं, और बड़ा दल जो है, अगर हम बोलें कि जो आपका बीजेपी है अभी के टाइम पे, वो भी एक प्रतिनिधित्वात्मक पार्टी का एग्जाम्पल है। तो सी वाला हमारा जो है यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अब यहाँ पर देखें, थिंकर्स दिए गए हैं और उनके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। मैक्स वेबर, अधिकारी की तानाशाही, अधिकारी वर्ग की तानाशाही मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। जेम्स बर्नहम ने समाभिरूपता सिद्धांत दिया है, ये भी सही है। रॉबर्ट मिचेल्स, अभिजन का परिसंचरण, अब ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि अभिजन का परिसंचरण जो है ये विल्फ्रेड पेरेटो का है, तो ये ध्यान रखना है, ये किसका है? पेरेटो का है, विल्फ्रेड पेरेटो, न कि रॉबर्ट मिचेल्स का है। ट्रॉट्स्की ये स्थायी क्रांति का सिद्धांत देते हैं। तो बाकी सब सही है, सी वाला हमारा सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 1977 में जो जनता पार्टी बनी है, 1977 में बनी जो जनता पार्टी है उसके विभिन्न घटकों और उनसे संबंधित नेता के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है। देखिए, संगठन कांग्रेस, ये मोरारजी देसाई ने सबसे पहले बनाया था, जो कि कांग्रेस से अलग करके बनाया था। भारतीय लोकदल की स्थापना जो है चौधरी चरण सिंह के द्वारा ही की गई थी। स्वतंत्र पार्टी, हेमंती नंदन बहुगुणा
ने नहीं बनाई थी, ये ध्यान रखना है। भारतीय जनसंघ अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड है, लेकिन स्वतंत्र पार्टी का ध्यान रखना है, इसमें हेमंती नंदन बहुगुणा से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये सी राजगोपालाचारी से संबंधित है, सी राजगोपालाचारी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सी राजगोपालाचारी से संबंधित है, जो कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे थे। तो स्वतंत्र पार्टी की जो से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो राजगोपालाचारी है। और 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिक्किम के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से त्रुटिपूर्ण है, गलत कथन कौन सा है ये बताना है। 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम भारत का संयुक्त राज्य बना, जो कि बिल्कुल सही है। 35वें संविधान संशोधन से सिक्किम केंद्रीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में एक एक प्रतिनिधि भेजने का हकदार बना, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 35वें संशोधन से सहराज्य बना था, भारत का संयुक्त राज्य बना था। और 36वें संशोधन द्वारा 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था सिक्किम को। और लास्ट स्टेटमेंट है, इसे 371 चा में अंतःस्थापित किया गया है। सिक्किम को 371 चा में अंतःस्थापित किया गया है, या फिर एफ में, एफ या चा, 371 एफ में सिक्किम का वर्णन है, ये आपको ध्यान रखना है। एफ में है सिक्किम का वर्णन, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100वें संविधान संशोधन से अप्रभावित राज्य बताना है। पहली बात तो 100वां संविधान संशोधन ध्यान रखिएगा, इंडिया बांग्लादेश के बीच में भूमि स्थानांतरण से रिलेटेड है। कुछ कॉन्क्लेव जो हैं भारत ने बांग्लादेश को दिए हैं और बांग्लादेश ने भारत को कुछ कॉन्क्लेव दिए हैं। तो ये भूमि स्थानांतरण से संबंधित है 100वां संविधान संशोधन, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। अब इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेट इससे प्रभावित नहीं हुआ है। तो ये 100वां संविधान संशोधन पहली बात कब हुआ, 2015 का ये संशोधन अधिनियम था। 2015 संशोधन अधिनियम है, भारत बांग्लादेश सीमा विवाद से संबंधित है। तो बांग्लादेश को जो है भूमि स्थानांतरित की गई। अब इनमें से ये बताना है कि कौन सा स्टेट इस भूमि स्थानांतरण से संबंधित नहीं है, यानी किस स्टेट की भूमि जो है भारत बांग्लादेश के बीच में जो बदली नहीं गई है। तो इसमें त्रिपुरा भी है, मेघालय भी है, असम भी है, सिक्किम इसमें शामिल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से 2 सूचियां दी गई हैं, इसमें हमने मिलाना है सूचियों को और कूट में से सही उत्तर का चयन हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सारे जो कॉन्सेप्ट कहे गए हैं जो अलग अलग थिंकर्स के द्वारा, वो सारे मेंशन किए गए हैं। हमें ये बताना है, इनको मैच करना है हमने। तो पहले अगर देखें रजनी कोठारी ने कहा था कांग्रेस व्यवस्था, ऑप्शन मैं इसके नहीं लाया हूँ, आपको बस इस तरह से मैच करना है और ध्यान रखना है। चाहो तो नोट कर लो, क्योंकि यहाँ से आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन जरूर बनता है। पॉल ब्रास ने क्या कहा है, पॉल ब्रास ने कहा है कांग्रेस संगठन से रिलेटेड, पॉल ब्रास ने कहा था कांग्रेस संगठन का विघटन। अब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इधर उधर हो गया है, सुहास पलसीकर इधर होने चाहिए थे। तो कांग्रेस संगठन का विघटन किसने कहा, पॉल ब्रास ने कहा है। और योगेंद्र यादव, देखिए योगेंद्र यादव क्या कहते हैं, योगेंद्र यादव कहते हैं थर्ड इलेक्टोरल सिस्टम या तृतीय निर्वाचन प्रणाली, ये किसने कहा है, योगेंद्र यादव ने। जेम्स मेनर ने क्या कहा है, जेम्स मेनर कहते हैं लोकतंत्रीकरण और पतन, तो ये जेम्स मेनर ने कहा है। और इसके अलावा सुहास पलसीकर ने कहा था उत्तर कांग्रेस प्रणाली। तो ये भी इस तरह से मैच करके कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया गया था। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी की बात की जा रही है। सीवीसी के बारे में आप जानते हैं कि सीवीसी की जो स्थापना हुई थी वो संतानम समिति की रिपोर्ट से हुई थी। संतानम समिति जो कि 1962 में बनी थी और 1964 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और सीवीसी की स्थापना उसके बाद हो गई थी। तो सीवीसी की स्थापना 1964 में होती है और इसको अधिनियम, इसका जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वो 2003 में दिया गया। 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया गया 2003 में। अगर पूछा जाए कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो किस समिति की सिफारिश के आधार पे बना था, तो ये बना था आपका संतानम समिति। किससे रिलेटेड है, ये भ्रष्टाचार निवारण से रिलेटेड है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
आसियान प्लस 3 की बात की जा रही है, जो कि दिसंबर 1997 में प्रारंभ हुआ। आसियान देशों के अलावा 3 अन्य देश इसमें कौन से हैं? तो आसियान प्लस 3 में अन्य देश कौन से हैं? अगर यहाँ पर हम देखें तो इसमें देखिए चीन, जापान, भारत, इसमें भारत नहीं है। जापान, भारत, मैक्सिको नहीं है। जापान, मैक्सिको, रूस, ये भी नहीं है। जापान है, चीन है और कोरियाई गणतंत्र है, यानी कोरियन रिपब्लिक है। डी वाला ऑप्शन हमारा जापान, चीन और कोरिया गणराज्य जो है आपका, ये आसियान प्लस 3 यानी आसियान के देश सारे और उसके साथ प्लस में ये 3 देश, इसे कहते हैं आसियान प्लस 3। चलिए, तो ये हमारे आज के हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी आ जाएगा। बताइएगा कमेंट में कैसा लगा ये वीडियो, और नेक्स्ट पार्ट आप अगर चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख सकते हैं और नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही देने की कोशिश की जाएगी। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा इस तरह के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस के द्वारा देना चाहते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हमारी अवेलेबल है ऐप पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ओनली 499 में आपको प्रत्येक टॉपिक के MCQs आपको ऑनलाइन अटेम्प्ट करने को मिलेंगे, और इसके अलावा 10 जो है वो पेपर 1 पेपर 2 के फाइनल प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।